कहते हैं योद्धाओं की दुनिया में शक्ति ही आपका परिचय होती है, और अगर आपकी शक्ति का संबंध पितृलोक से है तो अहंकार का होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी अहंकार स्वभाव के चलते जब नील ने वैद्यनाथ से अष्टकोणीय यंत्र उधार लेने की बात कही तो यत्नेश का चेहरा असंतोष से भर गया, लेकिन वैद्यनाथ ने शांति से हाथ उठाते हुए कहा, कुछ घंटों की देरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम इसे क्यों लेना चाहते हो? इस पर नील ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मध्य क्षेत्र में मेरा एक दुश्मन छिपा है, जाने से पहले मैं उसका अंत करना चाहता हूं। ये सुनते ही दिवाकर, मंदार और बाकी लोग चौंक गए। नील विष्धर को मारना चाहता है? वहीं विष्धर न सिर्फ चालाक था बल्कि छिपने में माहिर भी। धनवंतरी व्यापार भवन के गुप्तचर भी उसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाए थे। ऊपर से आध्यात्मिक जाति के ये लोग पहले ही अधीर थे, इसलिए दिवाकर नील को याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, नील भाई, विष्धर बहुत सतर्क है। अगर उसे पता चल गया कि आप लौट आए हैं तो वो और गहराई में छिप जाएगा। ऐसे में जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। ये सुनकर नील ने बस हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। विष्धर को खुला छोड़ना उसके स्वभाव में नहीं था। अगर वो शांत रहता तो नील उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन तामसिक समुदाय को फिर से खड़ा करने का सपना देखना, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी वैद्यनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर बस इतना ही है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस पर यत्नेश का चेहरा तमतमा गया और वो झल्लाकर बोला, दिशा बताओ, हम भी चलेंगे। उसकी नजर में नील या तो असाधारण प्रतिभा था या फिर एक बड़ा ठग। आखिर एक शुक्र मंडल का साधक उन्हें आदेश कैसे दे सकता? किंतु नील ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने बस वैद्यनाथ को धन्यवाद दिया, फिर दिव्यांशी और शिविका की ओर मुड़कर बोला, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन नील भाई, विष्धर। दिवाकर की चिंता अब भी कम नहीं हुई थी। तभी नील ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मध्य क्षेत्र छोटा था, पर पैदल या उड़कर जाने में 2 से 3 दिन लग सकते थे, किंतु अगर नील अष्टकोणीय यंत्र की गति पर निर्भर रहा तो उसे 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। यही सब सोचते हुए नील ने अष्टकोणीय यंत्र पर कदम रखा और आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में कई यादें घूमने लगी। कुछ पलों बाद नील ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, तो तुम यहाँ हो। इसके साथ ही नील की आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने पद्मेश को वो स्थान बता दिया। अगले ही पल अष्टकोणीय यंत्र धीरे से ऊपर उठा और उसने अचानक गति पकड़ ली। फिर वो किसी उल्का पिंड की तरह आकाश में गायब हो गया। दिवाकर ने गायब होते अष्टकोणीय यंत्र को देखा और आह भरते हुए कहा, अरे, इस तरह की गति तो मैंने आज तक नहीं देखी। मंदार ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब नील के साथियों का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि हम उन्हें समझ भी नहीं सकते। केवल 3 साल पहले नील मध्य क्षेत्र में पैदा हुआ एक नया सितारा था, लेकिन अब वो एक ऐसा अस्तित्व तो बन गया जो बाकी उससे कहीं ऊपर था। लेकिन तभी दिव्यांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन नील अब भी नील है ना? ये सुनकर तीनों संचालकों ने एक साथ सिर हिलाया। हालांकि नील शुक्रमंडल में पहुंच चुका था और उसकी ताकत असीम थी, फिर भी उसने थोड़ी सी भी अपरिचितता नहीं दिखाई और ना ही कोई अहंकार दिखाया। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नील के साथ दोस्ती करना उनके लिए एक बड़ा आशीर्वाद था। वहीं मध्य क्षेत्र के पूर्व में अतीत में विष्धर सैकड़ों वर्षों तक सुंदरवन के दलदली क्षेत्र में रहा था। इस वजह से वो इस तरह के जीवन से थक चुका था। बाद में उसने कालकेय का अनुसरण किया और बड़ी मुश्किल से तामसिक समुदाय की स्थापना की, लेकिन बदमाश नील ने उसे अकेले ही नष्ट कर दिया और कालकेय को भी मार डाला था। उस समय विष्धर बुरी तरह भयभीत होकर भाग निकला था, लेकिन बाद में जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे महसूस हुआ कि उसने नील को मारने का एक बड़ा मौका गवा दिया। दिव्यांशी नरक की हवा से पीड़ित थी और उसकी मृत्यु निश्चित थी। साथ ही कालकेय ने धनवंतरी व्यापार भवन के उस प्राचीन दिग्गज को भी मार डाला था। जहां तक तीनों संचालकों की बात है तो उनसे डरने की कोई बात नहीं थी। ऐसे में अगर वो नील को मार देता तो मध्य क्षेत्र में उसका विरोध कौन कर पाता? विदिशा से भागने के बाद पछतावे की भावना उसके दिल को किसी कीड़े की तरह कुतर रही थी, लेकिन ये जानने के बाद कि नील ने मध्य क्षेत्र छोड़ दिया है, विष्धर ने आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार नील दैवीय साम्राज्य में गया था, जहां विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे और उसके वापस न लौटने की संभावना बहुत अधिक थी। ऐसे में विष्धर के लिए ये शायद उसका दूसरा मौका था और वो इसे फिर से गंवाना नहीं चाहता था। इस दौरान
विषधर ने जासूसी करने के लिए कुछ लोगों को विदिशा में भी भेजा था। विदिशा में एकमात्र शुक्रमंडल विशेषज्ञ दिव्यांशी थी, लेकिन वो गहरी नींद में सो गई थी। अगर उसकी जगह कालकेय होता तो वो सीधे विदिशा में घुसकर उसकी हत्या कर देता। लेकिन विषधर कहीं अधिक रूढ़िवादी और सावधान था। उसे डर था कि ये कोई जाल है, इसलिए उसने दिव्यांशी की हत्या करने के लिए लोगों को भेजने की योजना बनाई। वैसे भी नील के महल में कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया था। आज विषधर ने इसी समस्या पर चर्चा करने के लिए तामसिक समुदाय के कुछ पुराने सदस्यों को इकट्ठा किया था। तभी अचानक उसने आसमान में एक पतली रेखा को देखा जो बहुत ही तेज गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। वो क्या है? ये कहते ही विषधर की पलकें फड़क उठी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास हो रहा था। जब तामसिक समुदाय के सदस्यों ने विषधर की बात सुनी तो उन्होंने भी देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक सदस्य हैरानी के साथ बोला, क्या ये कोई उल्का पिंड है? इस पर एक अन्य सदस्य ने लालसा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या ये कोई गुप्त खजाना हो सकता है जो अचानक सामने आ गया है? तभी प्रथम सदस्य उत्सुकता से बोला, क्या हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए? कोई भी नहीं बता सका कि वो पतली रेखा कहां से आई है, इसलिए सभी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। लेकिन उड़ान भरने की प्रक्रिया में पतली रेखा अचानक से धीमी हो गई और विषधर के पास आने लगी। ये देखकर विषधर की आंखें चौड़ी हो गई और संकट की भावना सीधे उसकी आत्मा की गहराई से उभरी। हालांकि वो अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि वो क्या था, लेकिन ये निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। अष्टकोणीय यंत्र के प्रकट होने से लेकर विषधर के समूह के सामने आने तक केवल 2 सांसों का ही समय लगा। फिर वो स्थिर रूप से रुक गया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही नील की आकृति सभी के सामने आई तो वो सभी पत्थर की तरह जम गए। विषधर के एक अधीनस्थ ने डर से कांपते हुए याद दिलाया, ये तो नील है। वास्तव में तामसिक समुदाय के सदस्यों को जिस एकमात्र व्यक्ति से डर था वो था नील। कालके को मारने वाले नील की छवि उनके दिमाग में किसी बुरे सपने की तरह घर कर गई थी। उसने जो छाप छोड़ी थी वो बहुत गहरी थी और वो शायद अपने जीवन काल में इसे कभी नहीं मिटा पाएंगे। हालांकि विषधर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। सबसे पहले उसने नील को परखा और पाया कि नील पहले ही शुक्रमंडल में पहुंच चुका था। तभी उसने मन ही मन कहा, ये अभी शुक्रमंडल के प्रथम चरण में है और सौभाग्य से मेरे पास अभी भागने का अवसर है। चूंकि नील मध्य क्षेत्र में वापस आ गया था तो उसने मध्य क्षेत्र छोड़कर भागने और फिर कभी वापस न लौटने का विकल्प चुना। लेकिन जब विषधर ने नील के बगल में खड़े लोगों पर नजर डाली तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया और उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखी। वो उन लोगों की साधना को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि उसके और उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। तभी यत्नेश ने अपनी काली तलवार को उठाया और विषधर की ओर देखते हुए कहा, क्या ये वही व्यक्ति है? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो जल्दी से बता दो, मेरा एक वार ही काफी होगा। जहां तक कलश और बाकी लोगों का सवाल है तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह का व्यक्ति उनकी नजर में चींटी से अलग नहीं था। तभी नील ने अपना सिर हिलाया। बेशक वो जानता था कि यत्नेश उसकी मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि केवल अपने कीमती समय की परवाह कर रहा था। तभी उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं इस व्यक्ति से खुद ही निपट लूंगा। उसी समय विषधर ने अचानक अपने हाथ से 2 काले मोती निकाले और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन काले मोतियों को कुचल दिया, जिससे एक काली जहरीली धुंध निकली और हर जगह फैल गई। तभी विषधर के अधीनस्थ एक साथ चिल्ला उठे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन अधीनस्थों को उम्मीद नहीं थी कि विषधर इस समय काले मोतियों को सक्रिय कर देगा। वो जहरीली धुंध बहुत घातक थी। इस वजह से आसपास के बुद्ध मंडल योद्धाओं के चेहरे काले हो गए और वो तुरंत मारे गए। वहीं जहरीली धुंध की आड़ में विषधर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और वहां से दूर भागने लगा। भागते हुए उसने नील की गतिविधि देखी और खुद को शांत करते हुए कहा, उसने पीछा नहीं किया, अभी भी आशा की एक किरण बाकी है। तभी अष्टकोणीय यंत्र पर बैठी पद्मिनी ने नील को याद दिलाया, वो भाग रहा है। ये सुनकर नील ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। ऐसा कहने के बाद नील ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक सुनहरा धनुष और एक काला तीर निकाला। तभी यत्नेश ने एक अजीब स्वर में कहा, ओह, एक अर्धदैवीय धनुष और एक दैवीय तीर। जहां तक कलश का सवाल है, उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और एक नजर डालने के बाद अपनी आंखें फिर से बंद कर ली।
हालांकि काला तीर एक दैवीय हथियार था, लेकिन उसे एक ही बार उपयोग किया जा सकता था, इसलिए उन लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उस धनुष को प्राप्त करने के बाद नील उसे पहली बार आजमा रहा था, इसलिए वो उसका प्रभाव देखने के लिए उत्सुक था। जिस क्षण नील ने तीर को धनुष पर रखा तो उसे काले तीर के साथ एक मानसिक संबंध महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे काला तीर नील के इरादों को समझ सकता है और नील उसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। नील ने उत्सुकता से सोचा, अरे वाह, ये दैवीय हथियार लोगों के मन से संवाद कर सकता है। धनुष की प्रत्यंचा खींचने के लिए नील ने करीब 200 सर्पशल्कों का उपयोग किया। हालांकि इस समय उसकी दृष्टि जहरीली धुंध से अवरुद्ध थी और वो विषधर की आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन एक विचार के साथ नील ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने प्रकृति की इच्छा के माध्यम से विषधर के स्थान की खोज की। मिल गया, उसने धीमी आवाज में कहा और फिर उसकी उंगलियां ढीली हो गई। उसी समय वो काला तीर निकला और सीधे जहरीली धुंध को भेदता हुआ आगे बढ़ने लगा। उस काले तीर की गति शुरू में बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो नील ने उस पर बने 3 दिव्य मंत्रों में से एक को सक्रिय कर दिया। अचानक दूर से एक तेज विस्फोट की आवाज आई और काले तीर की गति अचानक दुगनी हो गई। फिर से ऐसा करते ही काले तीर की गति फिर से बढ़ गई। तीसरे और अंतिम विस्फोट के बाद काले तीर की गति अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इस गति के कारण कोई सूर्यमंडल विशेषज्ञ भी उसे चकमा नहीं दे सकता था। यहां तक कि जब नील ने सुलोचना के शरीर को नियंत्रित किया था तब भी वो मुश्किल से ही उसे चकमा देख पाया था। और विषधर तो सिर्फ एक शुक्रमंडल योद्धा था। इस समय विषधर ने अपनी गति बनाए रखी और पागलों की तरह भागता रहा। उड़ते समय उसने अपनी इंद्रियों को सक्रिय किया और पाया कि नील उसका पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक तीर आता दिखाई दिया और उसने उपहास भरे शब्दों में कहा, मुझे एक तीर से मारना चाहते हो? विषधर को लगा कि यह असंभव है। उसकी गति के साथ कोई साधारण तीर उसे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य से उस काले तीर की गति विषधर के दिमाग से अधिक थी और जब वो इस बारे में सोच रहा था तभी वो तीर उसके दिमाग को चीरता हुआ उसके माथे से बाहर निकल गया था। विषधर की दर्द भरी चीख के बाद वहां फिर से सन्नाटा पसर गया। तो क्या होगा आगे? क्या होगा जब नील और उसके साथी पुष्कर महाद्वीप में पहुंचेंगे? क्या वहां की स्थिति सामान्य होगी या फिर होगा कुछ ऐसा जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी? क्या नील पाप की मीनार को आध्यात्मिक जाति के हवाले करने वाला है?